नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। ट्रैफिक आज शहरी जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। यातायात के बढ़ते साधनों में सड़कें छोटी पड़ती जा रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक को नियंत्रित करने का काम मुश्किल होता जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का उपयोग किया जाता है। आज का दिन ट्रैफिक सिग्नल्स के विषय में महत्वपूर्ण है। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। अमेरिका में आज के दिन 1923 में गैरेट मॉर्गन ने 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को पेटेंट करवाया था। ये पोल पर खड़ी 3 बत्तियों की एक व्यवस्था थी। इसमें लाल, हरे और पीले रंग की बत्ती लगी थी। गैरेट मॉर्गन गुलाम कृषकों के घर में जन्मे थे। जब वो बड़े हुए तो क्लीवलैंड आ गए। यहाँ आकर वो रिपेयरिंग की दुकान में काम करने लगे। फिर उन्होंने खुद की दुकान ही खोल ली। अगले कुछ सालों में जब उनके पास अच्छा पैसा जमा हुआ तो उन्होंने समाचार पत्र निकाला। द क्लीवलैंड कॉल नाम का ये अखबार अश्वेतों का महत्वपूर्ण अखबार था। इस समय दुनिया में ट्रैफिक सिग्नल्स की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसमें लाल और हरी बत्ती तुरंत बदल जाती थी, जिससे ड्राइवर हड़बड़ा जाते थे और दुर्घटनाएं हो जाती थी। मॉर्गन ने इस स्थिति को देखा और टॉप और गो के बीच कुछ समय रखने पर ध्यान दिया। उन्होंने इन दोनों ट्रैफिक की स्थितियों के बीच वार्निंग की स्थिति डालने की सोची। Terrible accident between an automobile and a cart, a horse-drawn cart, and the little girl was very seriously injured. The horse was seriously injured. The horse had to be put to sleep. The first traffic signal was placed on 9th and Euclid, which was at the time the busiest intersection in town and probably the most dangerous intersection too, because so much traffic went through downtown. जिससे चालकों को आने वाली स्थिति के लिए तैयार रहने का समय मिले। वार्निंग की ये स्थिति आज पीली बत्ती से पहचानी जाती है। शो में आज की हमारी पहली हस्ती महान योद्धा है। उन्होंने मैसूर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 4 बार अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। वो एक सैनिक का जिगर तो रखते ही थे, साथ ही कवि का दिल भी रखते थे। उनका नाम है टीपू सुल्तान। होशियार, बाअदब-बाश, निगाह रूबरू, फातेह दखन, मुहाफिज़े वतन, शाहे ज़मा, यादगारो जानशी, नवाब हैदर अली बहादुर, शेरे मैसूर, फैज गंजूर, मीरे मीरान, अबुल फतह, फतह अली, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने राज में नए सिक्कों को चलाया। साथ ही उन्होंने नई भूमि राजस्व प्रणाली की भी शुरुआत की थी। टीपू ने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की बात भी की। अंग्रेज सेना का विरोध करने के लिए टीपू ने मैसूर का विस्तार भी किया। टीपू का राज उत्तर में कृष्णा नदी और पूर्व में पूर्वी घाट से पश्चिम में अरब सागर तक फैला था। टीपू का राज मुस्लिम बहुल था। टीपू कन्नड़, हिंदी, पारसी, अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं जानते थे। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए उन्होंने फ्रांस की सेना से गठबंधन किया और इसी के साथ आसपास की मराठा, सिरा, मालाबार, कुर्ग, त्रयमकोरे को भी जीत लिया।
20 नवंबर 1750 को जन्मे टीपू मैसूर के राजा सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। उनकी शिक्षा के लिए उनके पिता ने सबसे अच्छे शिक्षकों को रखा। पढ़ाई के साथ साथ टीपू को तलवारबाजी और तीरंदाजी भी सिखाई जाती थी। उनके पिता ने अंग्रेजों से बचने के लिए फ्रांस की सेना से गठबंधन किया था। टीपू भी फ्रांस के सैन्य अधिकारियों के साथ काफी घुल मिल गए थे और उन्होंने छोटी ही उम्र में फ्रेंच अधिकारियों से सेना की युद्ध रणनीति भी सीख ली थी। 1766 में मात्र 15 साल की उम्र में उन्हें अपनी ये सीख आजमाने का मौका मिला। जब उनके पिता ने मालाबार पर आक्रमण किया तो युवा टीपू ने अपनी सूझबूझ से 2-3 हजार की सेना को अच्छे से संभाला। उन्होंने मालाबार के मुखिया के घर पर कब्जा कर लिया। 18वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए दक्षिण भारत पर कब्जा जमाना चाहा। 1767 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर अली ने मराठों को मना लिया और उन्होंने निजाम से बात करने के लिए टीपू को भेजा। टीपू ने अपनी राजनीति से मात्र 1 हफ्ते में निजाम को अपनी ओर कर लिया। पहली एंग्लो मैसूर वॉर में अंग्रेजों से लड़ाई में अपने पिता के साथ टीपू ने भी मोर्चा संभाला। टीपू ने अंग्रेजों के 2 किलों को फतेह कर लिया, जबकि उनके पिता हार की कगार पर पहुंच गए थे। इस बुरी हार के बाद अंग्रेजों ने 1769 में शांति प्रस्ताव हैदर अली के सामने रखा। दोनों पक्ष पूर्व सीमाओं पर लौटने और एक दूसरे को मदद करने पर सहमत हुए। ब्रिटिश कंपनी ने संधि तो मान ली, लेकिन शर्तों का सम्मान नहीं किया। बाहरी हमलों का जवाब देने के लिए टीपू ने लोहे से बने रॉकेटों का निर्माण किया। बड़ी सेना के खिलाफ ये बहुत कारगर हथियार साबित हुआ। लोहे की ट्यूब होने के कारण ये अंग्रेजों के रॉकेट से भी अच्छे थे। 18वीं सदी में यही सबसे पसंदीदा रॉकेट बन गया था। सदी के अंत में रॉकेट्स को अंग्रेज इंग्लैंड तक ले गए थे। ये कम से कम 1000 के करीब थे, जिसे उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में उपयोग किया। टीपू के कुछ रॉकेट्स आज भी ग्रीनविच के म्यूजियम में रखे गए हैं। 1771 में फिर से मैसूर पर आक्रमण हुआ। इस बार आक्रमण मराठी सेना ने किया। हैदर अली ने संधि अनुसार अंग्रेजों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने मदद देने से मना कर दिया। टीपू सुल्तान और उनके पिता को अंग्रेजों पर भरोसा करने का दुख हुआ। 1778 में जब अंग्रेजों और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो मैसूर की सेना फ्रांस के पक्ष में लड़ने लगी। ये दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर थी। ब्रिटिश गवर्नर ने मैसूर के खिलाफ बड़ी सेना भेजी, जिसके मुकाबले में मैसूर की सेना बहुत ही कम थी। लेकिन टीपू ने चतुर नीति से ब्रिटिश सेना को घेर लिया और अंग्रेजों को फिर से हार का सामना करना पड़ा। मैसूर के जानिसार बहादुरों, आज दुश्मन हमसे जंग करने के लिए हमारे दरवाजे पर खड़ा है। वो हमसे मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत समेट लाया है, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। बड़े लश्करों का आपने बहुत सामना किया, लेकिन ऐसा लश्कर कभी जमा नहीं हुआ। दुश्मन की ताकत हमसे चौगुनी है, लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि आपकी ताकत उससे 10 गुना ज्यादा है। बहादुरी में हमारा एक एक सिपाही दुश्मन के 10-10 सिपाहियों पर भारी है। आज भी हम बनाम खुदा, बिलाम वतन जंग करेंगे। टीपू सुल्तान सल्तनते खुदादार। टीपू सुल्तान। ये अंग्रेजों की भारत में सबसे बुरी हार थी। करीब 4000 आंग्ल भारतीय सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें कैद कर लिया गया। टीपू आगे बढ़े और अंग्रेजों के बेस तक जा पहुंचे। इसी युद्ध में तंजौर पर भी टीपू ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। 29 दिसंबर 1782 में टीपू राजा बन गए। अंग्रेजों ने सोचा कि शासक बदलने से उनकी ओर थोड़ी दया दिखाई जाएगी, लेकिन टीपू ने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। ये युद्ध 1784 के शुरुआती महीनों तक चला और अंत में अंग्रेज मंगलोर संधि के लिए विवश हो गए। फिर से सीमाएं लौटाई गईं और एक दूसरे के कैदियों को छोड़ा गया।
अंग्रेजों पर 2 जीतों के बाद टीपू ने महसूस कर लिया कि अंग्रेज उनके लिए परेशानी बनते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने लगातार सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। इसके साथ ही उन्होंने मैसूर रॉकेट्स को बेहतर करने को लेकर भी कदम उठाए। 1789 और 1792 में उन्हें तीसरी बार अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा। इस बार मैसूर को फ्रांस की कोई मदद नहीं मिली। इस बार ब्रिटिशर्स के लिए परिस्थिति मैसूर के मुकाबले काफी अच्छी थी, इसीलिए वो जीतते गए। जिसमें आधा मैसूर मराठाओं और आधा मैसूर ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया। शर्तों का पालन हो, इसके लिए अंग्रेजों ने टीपू के 2 बच्चों को बंधक बना के रखा। टीपू ने जल्दी से शर्तें पूरी की और अपने बच्चों को छुड़ाया। यह हार टाइगर ऑफ मैसूर के लिए काफी दुखदाई थी। आगे आने वाले सालों में मद्रास में नया ब्रिटिश कमांडर आया। अंग्रेज जानते थे कि अगर पूरा मैसूर उनके कब्जे में आ जाता है तो भारत को कब्जाने में उन्हें देर नहीं लगेगी। करीब 50,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने फरवरी 1799 में आक्रमण किया। लेकिन टीपू भी मुस्तैद थे और उन्होंने अंग्रेजों पर पहले ही आक्रमण करके उन्हें चौंका दिया। लेकिन बावजूद इसके अंग्रेज मैसूर की राजधानी की ओर बढ़ते चले गए। टीपू ने संधि की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज कमांडर ने उनकी एक नहीं मानी। तो टीपू अपना किला बचाने के लिए मैदान में उतर पड़े और अपने किले की रक्षा करते हुए ही उन्हें शहादत हासिल हुई। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में बादशाह न हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। टीपू सच्चे सैनिक थे। वो सर झुकाने से अच्छा सर कटाना बेहतर समझते थे। वो कहते थे कि एक दिन शेर हजारों गीदड़ों से बेहतर साबित होगा। वो जानते थे कि भारतीय किस तरह विदेशियों की तरफ भागते थे, इसीलिए वो कहते थे, मुझे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए हमेशा चुनौती बने रहे। हमारी ओर से टीपू के जज्बे को सलाम। आपने कभी मधुमक्खियों पर ध्यान दिया है? और वो आवाज जो वो लगातार करती रहती हैं, उस पर भला हम क्यों सोचेंगे? हम वैज्ञानिक थोड़ी हैं जो एक चीज के ऊपर अपने सालों खर्च करके उसके कारण का पता लगाएं। आप समझ गए होंगे कि हमारी अगली हस्ती वैज्ञानिक है। जी हाँ, उन्होंने ही मधुमक्खियों के बारे में अहम जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियों में ऑर्डर की पहचान करने की क्षमता है और अपने छत्ते की पहचान करने के लिए वो वेंगल डांस भी करते हैं। इस डांस में उनका शरीर खाने की दिशा और दूरी का पता लगा लेता है। उनका नाम था कार्ल वॉन फ्रिश्क। कार्ल को अपनी रिसर्च के लिए 1973 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी ध्रुवीकृत प्रकाश का कंपास की तरह प्रयोग करती है, ऐसी स्थिति में भी जब उन्हें सूरज दिखाई नहीं दे रहा हो। कार्ल ने यह भी पता किया कि मछली में रंग और चमक में भेद करने की क्षमता होती है। Von Frisch noticed that the bees returning from the same feeding source danced differently from bees that arrived from the other location. While both sets of bees perform the classic figure 8 dance, the orientation of the dances is offset between the two groups. Bees returning from one feeder perform a rotated version of the dance done by the other bees. Incredibly, the angle of rotation precisely matches the angle between the feeding stations and the hive. This must be a clue to the mystery of how the bees are able to share information about the location of food. कार्ल का जन्म आज के दिन 1886 में वियना में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर थे। उनकी शुरू से रुचि जानवरों के प्रति रही। शुरुआती पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से पढ़ते हुए वो 1910 में डॉक्टरेट हुए। अपने शुरुआती करियर में ही उन्होंने जानवरों के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कार्ल ने 2 विषयों मधुमक्खी और मछली पर खूब पढ़ा।
दूसरे विषयों में उन्होंने इवान पावलोव से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कलर विजन पर सी वॉन हेस से प्रसिद्ध बहस की। उन्होंने बताया कि मछलियां सुन सकती हैं और उनमें ध्रुवीकृत प्रकाश से अनुभव करने की क्षमता है। 1945 में उन्होंने खोज की कि मधुमक्खी खाने का पता करने के लिए आपस में प्रतीकात्मक संवाद करती हैं, साथ ही वो छत्ते में काफी अंदर तक रहती हैं। कार्ल फ्रिश 1925 म्यूनिख में जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे। 1973 में उन्हें कॉनरेड लॉरेंस और निकोलस टिनबर्जन के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल के अलावा उन्हें बेल्जन फाउंडेशन अवार्ड दिया गया। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप भी मिली। अपने काम के बारे में उन्होंने कहा कि आम आदमी ये सोच सकता है कि क्यों एक वैज्ञानिक ने एक छोटी सी बात जानने के लिए अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिए, लेकिन हमें ही पता है कि जीवन के छोटे छोटे रहस्यों को जानने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। कार्ल की मृत्यु 12 जून 1982 को हुई। अ बायोलॉजिस्ट रिमेंबर्स के नाम से उनकी जीवनी लिखी गई। द डांस लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन ऑफ बीज और बीज देयर विजन, केमिकल सेंसेस एंड लैंग्वेज में उनके मधुमक्खियों पर किए गए काम को लिखा गया है। हमारी अगली हस्ती भी विज्ञान से ही ताल्लुक रखती है। बचपन से विज्ञान को लेकर रही इनकी जिज्ञासा ने इन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद की। वो अमेरिकन खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही सबसे पहले ब्रह्मांड के विस्तार के सबूत रखे थे। उनकी खोज को एक्स्ट्रा गैलेक्टिक नेब्यूले कहा गया। हम बात कर रहे हैं एडविन पॉवेल हबल की। हबल ने आकाश गंगा और उनके रेडशिफ्ट की दूरी को मापा, जिसे रिसर्चर्स बाद में भी उपयोग में लाते रहे। इसे आज भी हबल सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। हबल का जन्म 20 नवंबर 1889 को मार्शफील्ड, मिसूरी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साइंस फिक्शन उपन्यास पढ़ने का शौक था। 1906 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से छात्रवृत्ति पर पढ़ने को मिला। यहां उन्होंने रॉबर्ट मिलिकन को असिस्ट किया। कुछ समय इंडियाना में बिताने के बाद वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आ गए। यहीं से वो माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के लिए नियुक्त किए गए। माउंट विल्सन के लिए काम करते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में और भी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। उन्नीस की सदी में उन्हें मिल्टन ह्यूमासन के साथ आकाश गंगा और उनके रेडशिफ्ट्स की दूरी को जानने की कोशिश की। उन्होंने पता किया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। हबल और मिल्टन की इस रिसर्च को काफी सराहा गया। This association between distance and velocity has gone down in history as the Hubble effect. It proves that the universe is expanding and that the galaxies are drifting apart, like points on a rubber band when it is stretched. Hubble was even able to back up his discovery with a mathematical formula known as Hubble's law. It states that the velocity of recession, in other words the speed at which the galaxies are moving apart, increases in proportion to the distance between them. 1936 में हबल ने द रियाम ऑफ द नेब्यूले पब्लिश किया। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में उनकी ये रिसर्च काफी ऐतिहासिक महत्व रखती है। 1942 तक वो माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में ही काम करते रहे। 28 सितंबर 1953 को हबल की मृत्यु हो गई। उनका काम खगोल शास्त्र में क्रांतिकारी था। दूसरी आकाश गंगाओं के बारे में बताने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रूप को लेकर कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके योगदान को देखते हुए उन्हें मेडल ऑफ मेरिट दिया गया। इसके अलावा उन्हें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से गोल्ड मेडल भी मिला। उनके इतने बड़े योगदान को देखते हुए नासा ने उनके नाम से हबल स्पेस टेलीस्कोप बनाया। इस महान वैज्ञानिक को बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि।
शो में हमारी आखिरी शख्सियत मेडिकल फील्ड से जुड़ी है। उन्होंने इंसुलिन की खोज में बराबर की भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने इंसुलिन को चिकित्सकीय कार्यों में उपयोग करने की अनुमति भी दी। वो कनाडा के चिकित्सा इतिहास की प्रमुख हस्ती हैं। उनका नाम है जेम्स बर्ट्राम कॉलिप। 20 नवंबर 1892 को कॉलिप ओंटारियो में जन्मे। उन्होंने अपने मूल स्थान से ही हाई स्कूल तक पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो टोरंटो चले गए। छोटी सी उम्र में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में प्रवेश ले लिया। 1912 में कॉलिप स्नातक हुए, लेकिन पढ़ाई को लेकर उनका जुनून कम नहीं हुआ। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर एबी मैकलम की देखरेख में पढ़ने लगे और 1916 में उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में अपनी पीएचडी पूरी की। कॉलिप जब मात्र 21 साल के थे तभी उन्होंने अपना पहला रिसर्च वर्क प्रकाशित किया। उन्नीस 1921 में वो प्रोफेसर JJR मैक्लिओड के साथ रिसर्च करने टोरंटो पहुंचे। इसी साल उन्होंने FG बैंटिंग और CH पेस्ट को ज्वाइन किया, जो इंसुलिन पर काम कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की। None of Collip's professors had the least doubt that he was destined for great things. Yet his first contribution was more a matter of timing than genius. Collip was on leave as a lecturer at the University of Alberta when he was drawn into the insulin project of Banting and Best during that fateful summer of 1922. Though exceedingly humble about his contributions to the project, his efforts enabled a purified form of insulin to become quickly available in mass production to the millions who suffered from diabetes. उनकी रिसर्च का काम चलता रहा और 1922 और 1927 के बीच उन्होंने अपने करीब 40 आर्टिकल्स पब्लिश करवाए। वो 1928 में मैकगिल यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष बने। इसके आगे का एक दशक उनके लिए काफी अहम रहा। इस समय उन्होंने कनाडा में मेडिकल रिसर्च को बढ़ाने के साथ साथ बहुत से मानव हार्मोन्स की प्रक्रिया को देखने पर काम किया। 1941 में वो मेडिकल रिसर्च ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो ने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीन के पद का ऑफर दिया। कॉलिप के यहाँ आने से छात्रों का रुख भी रिसर्च की ओर बढ़ा। अपने पद पर रहते हुए कॉलिप ने मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में काफी सुधार किए। कॉलिप 1961 में रिटायर हो गए। जीवन में उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा और द कैमरन प्राइज उनमें से मुख्य हैं। 19 जून 1965 में उनकी मृत्यु हो गई। हमारी ओर से इस जिज्ञासु रिसर्चर को भावभीनी श्रद्धांजलि। और श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपसे ले अनुमति आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। कल फिर मिलते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,